हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एडमिशन के टॉपिक को, जिसको हम हिंदी में स्वीकृति बोलते हैं। सेक्शन 17 हमें डेफिनेशन के बारे में बताता है और बाकी का जो एक्सप्लेनेशन है वो 18 से लेके 31 तक के सेक्शंस में गिवन है। टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो या किसी भी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम हो, हर उसमें एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर बनता है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सेक्शन 17 हमें बताता है एडमिशन की डेफिनेशन के बारे में। सेक्शन 18 हमें बताता है कि कौन कौन सी पार्टीज जो हैं जो एडमिशन कर सकती हैं। फिर सेक्शन 19 में हम पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसकी पोजीशन हमें पार्टीज टू सूट में प्रूफ करनी पड़ेगी। एंड सेक्शन 20 में हम पढ़ेंगे रेफरी के कथन यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेफरी। सेक्शन 17 क्या कहता है कि जो एडमिशन है ये एक तरह का स्टेटमेंट है, यानी कि स्वीकृति जो है वो एक तरह का स्टेटमेंट है, चाहे वो ओरल हो या फिर डॉक्यूमेंट्री रूप में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, यानी कि मौखिक रूप से हो, दस्तावेजिक हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो सजेस्ट करे यानी कि जिससे अनुमान लगा सके किसी इन्फ्रेंस का यानी कि फैक्ट इन इशू का, जो विवादक तत्व हैं उनके बारे में, या फिर रिलेवेंट फैक्ट मतलब जो सुसंगत तथ्य हैं उनके बारे में अनुमान लगाया जा सके, और उनको उन पर्सन द्वारा किया गया हो, उन सर्कमस्टेंसेस में किया गया हो जो हमारे आगे के सेक्शंस में गिवन है। अब जो डेफिनेशन है इसको ब्रेक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या बताया है कि एडमिशन किस तरह किया जा सकता है, या तो ओरल या फिर डॉक्यूमेंट्री या फिर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी का मौखिक या फिर दस्तावेजिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, 3 तरह से किया जा सकता है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, मतलब एडमिशन से क्या फ़ायदा होगा कि उससे एक इन्फ्रेंस निकाला जाएगा फैक्ट इन इशू का या फिर रिलेवेंट फैक्ट का, और किन पर्सन्स द्वारा किया गया है वो हम सेक्शन 18 में पढ़ेंगे। कौन कौन सी कंडीशंस में हुआ हो वो सेक्शन 17 से लेके 31 तक के सेक्शंस में गिवन है। देखिए, एडमिशन जो है ये सिविल केसेस में किया जाता है, ये कन्फेशन नहीं है। एडमिशन और कन्फेशन में डिफरेंस है। ये सिविल मामलों में होता है और वो क्रिमिनल मामलों में। एडमिशन के अंदर डायरेक्ट कन्फेशन नहीं होता है, लेकिन कन्फेशन के अंदर एडमिशन हो सकता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए कि 2 व्यक्ति हैं, दोस्त हैं, और किसी कंडीशन में किसी एक की हत्या हो जाती है और दूसरा वहाँ से फरार हो जाता है, और लोगों को इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है कि वहाँ पर 2 व्यक्ति रात को रुके थे। बट लेकिन जब मामले की जांच हुई, जो पर्सन उसके साथ रुका था, और जब वो कोर्ट में जाता है तो अगर वो वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है कि वो रात को उस घर में उसके साथ रुका था, मतलब जो पर्सन मर गया है वो उसके साथ रुका हुआ था, तो फिर ये एडमिशन हो गया है। लेकिन अगर वही पर्सन कह देता है कि मैंने ही उसकी हत्या की है तो वो कन्फेशन हो गया है। तो एडमिशन बहुत बड़ी चीज़ है। एडमिशन के अंदर कन्फेशन आता है, लेकिन कन्फेशन में इनडायरेक्टली एडमिशन भी आता है। तो आप दोनों के बीच का डिफरेंस शायद बहुत अच्छे से समझ गए हो। अब एक केस है सीबीआई वर्सेस वीसी शुक्ला का। तो इस केस में क्या हुआ, देखिए, अब इस केस में कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति
कोई स्टेटमेंट देता है, यानी का कोई एडमिशन करता है और उसको उस स्टेटमेंट को, उस एडमिशन को करने के बाद कोई पनिशमेंट दी जाती है, तो वो हो गया कन्फेशन। लेकिन अगर कोई सप्लीमेंट एविडेंसेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है उस स्टेटमेंट के लिए, तो वो फिर एडमिशन हो गया। तो इस केस में कोर्ट ने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि एडमिशन क्या होगा और कन्फेशन क्या होगा। सेक्शन 18 एडमिशन। तो एडमिशन अब हम देखते हैं सेक्शन 18 में कि कौन कौन सी पार्टीज जो हैं, कौन कौन लोग जो है एडमिशन कर सकते हैं। तो पहला है बाय पार्टीज टू प्रोसीडिंग और इज एजेंट। अब जो पार्टीज हैं, जो केस की पार्टीज हैं, या तो वो खुद एडमिशन कर लें या फिर उनके बिहाफ पर जो भी उनका एजेंट रहेगा, अगर वो भी किसी बात का एडमिशन करता है तो उसको भी कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा। रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग और बाय एनी एजेंट टू एनी सच पार्टी whom the court regard under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them आर एडमिशन। कोई प्रिंसिपल है या कोई भी पार्टी है, अगर उसने किसी एजेंट को ऑथराइज किया है कि आप मेरे बिहाफ पर जाकर एडमिशन कर लें, तो उस एडमिशन को कोर्ट में मान लिया जाएगा। फिर है बाय सूटर्स इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। अब कोई पार्टी है, स्टेटमेंट मेड बाय पार्टीज टू सूट, सुइंग और sued in a representative character are not admission unless they are made while the party making held that character। अब ये क्या, इसमें क्या होगा, जो पार्टीज टू सूट हैं जब तक वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे उस केस के, तब तक उनको एडमिशन में, उनका जो एडमिशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा कोर्ट में। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट मैटर है, उस मैटर से जो इशू है उसकी सब्जेक्ट पार्टी है वो, तो उनका जो भी एडमिशन है उसको कोर्ट में मान लिया जाएगा। फिर बाय पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट ड्राइव, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका हितबद्ध है जो कोई, यानी कि आप मान लीजिए कि आपके दादा की या आपके पापा की कोई प्रॉपर्टी थी, अब आप उस प्रॉपर्टी में हितबद्ध हैं, तो आप अगर वहां जाकर कोई भी एडमिशन करते हैं तो आपका एडमिशन वहां पे एक्सेप्टेबल होगा। अब इसका देखते हैं। स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, पर्सन who have any proprietary or pecuniary interest in the subject matter of the proceeding and who make the statement in the character of person so interested। तो ये वही बात कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस कार्य में, जो उस विषय वस्तु में कोई संपत्ति या फिर धन संबंधी हित रखता है, तो ऐसे व्यक्ति के जो कथन होगा उसको कोर्ट में मान लिया जाएगा। फिर सेकंड है बाय पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट ड्राइव। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंटरेस्ट ड्राइव्ड करता है, अ पर्सन फ्रॉम हुम द पार्टीज टू द सूट is derived their interest in a subject matter to the suit or admission if they are made during the continuance of the interest of the person making the admission। क्या कह रहा है, उसका हित चालू रहना चाहिए, उस चालू रहने वाले हित के टाइम में अगर वो कोई भी एडमिशन करता है तो वो कोर्ट मान लिया जाएगा कोर्ट में। सेक्शन 17 हमें बताता है एडमिशन की डेफिनेशन के बारे में। सेक्शन 18 हमें बताता है कि कौन कौन सी पार्टीज जो हैं जो एडमिशन कर सकती हैं। फिर सेक्शन 19 में हम पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसकी पोजीशन हमें पार्टीज टू सूट में प्रूफ करनी पड़ेगी। एंड सेक्शन 20 में हम पढ़ेंगे रेफरी के कथन, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेफरी।
इलिस्ट्रेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये वही कह रहा है ए अंडरटेक टू कलेक्ट रेंट फॉर बी। ए जो है वो बी के लिए रेंट कलेक्ट करता है। बी यूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। अब बी ने क्या करा, ए के ऊपर केस कर दिया कि भाई ये जिम्मेदार था रेंट कलेक्ट करने के लिए और इसने रेंट नहीं कलेक्ट किया है। ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। अब ए ने डिनाई कर दिया है कि मेरा कोई भी रेंट सी का बी पर नहीं बैठता है। अ स्टेटमेंट बाय सी दैट ही ओन्स बी रेंट इज एन एडमिशन। अगर सी ने ये मान लिया कि हाँ उसका जो रेंट है वो पेएबल है बी को, एंड is relevant fact as against A, and if A denies that C did not own B's rent to B। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो A के अगेंस्ट में रेलेवेंट हो जाएगा। सेक्शन 20 ये है डॉक्ट्रिन ऑफ रेफरी। इसमें लगता है सेक्शन 20 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेफरी या रेफरी के कथन कौन से सेक्शन से रिलेटेड है इंडियन एविडेंस एक्ट के, तो वो है सेक्शन 20 से रिलेटेड। एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्स टू बाय पार्टी टू सूट। अब एक व्यक्ति है ए और ए ने बी को कहा कि जाओ और सी से पूछो, उसको सारी बात पता है, उससे जाके जानकारी लो। तो यहां पर जो कुछ भी सी बताएगा, जो कुछ भी सी एडमिट करेगा, वो सब एडमिशन का पार्ट होगा। ये कह रहा है सेक्शन 20, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू हुम a party to suit has expressly refers to for information in reference to the matter in dispute or admission। अब जो भी matter in dispute है, A और B के बीच कोई भी dispute है और A B को जाके कहता है जा और जाके पता कर C से, C को सारी बात पता है, go and ask from C। तो यहाँ पर C की जो भी स्टेटमेंट होगी वो सब कोर्ट में एडमिसेबल होगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सेक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी के सेक्शन हम दूसरी वीडियो में कवर कर देंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके फ्रेंड्स जो लोग जुडिशरी एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए कि वो लोग भी वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और अगर आप LLB के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट लास्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।